जब भी हम स्टॉक मार्केट में पहली बार आते हैं एज अ बिगनर्स तो हम बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 6 to 7,000 कंपनीज लिस्टेड है, तो कैसे इन सभी कंपनीज में से अच्छे कंपनीज को चुने जो भविष्य में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सके। क्योंकि 10-12% के लिए तो हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे नहीं, उतना तो हमें म्यूचुअल फंड भी दे देगा। हमें ये तो बता दिया जाता है कि अच्छे स्टॉक्स को पिक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, P&L स्टेटमेंट देखना होता है, एनुअल रिपोर्ट देखना होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है, यदि हम सबका सिर्फ एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ना स्टार्ट कर दे तो हमें सालों लग जाएगा। क्योंकि आप तो देखते ही होंगे कि एक एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट 400-500 पेज के होते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, 4 से 5 साल का तो कम से कम पढ़ोगे ना, ताकि आपको उस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझ में आ सके। ऐसा नहीं है कि ये सब रिसर्च करने के लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट होना जरूरी है। इनफैक्ट एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसे आसानी से कर सकता है यदि उसे सही प्रोसेस और कहां से किया जाता है रिसर्च ये बता दिया जाए तो इतनी सारी कंपनीज में अच्छे स्टॉक्स को पिक करने के लिए किस कंपनीज का एनालिसिस करना है, इससे भी ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि किसका एनालिसिस नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कैसे इस डिसीजन तक पहुंचा जाए कि किस पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। देखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या उसका एनालिसिस करने से पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस का उसके प्रॉफिट से, उसके रेवेन्यू से, उसके ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पूरा का पूरा सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करता है। यदि किसी कंपनीज का प्राइस पैनिक सेलिंग के कारण 90% भी टूट जाए तो भी उसके रियल बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है डायरेक्टली। पर हाँ, यदि कंपनीज का बिजनेस नीचे आने लगे तो ऐसे में लोग लॉस मेकिंग कंपनीज के स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो सप्लाई ज्यादा होने के कारण स्टॉक प्राइस गिरने लगता है। तो क्योंकि किसी कंपनीज का बिजनेस स्टॉक प्राइस पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि स्टॉक प्राइस बिजनेस को फॉलो करता है, इसीलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस का एनालिसिस करना जरूरी है। किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है कि कंपनी अच्छा है या खराब है, कंपनी सस्ता है या तो फिर महंगा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं MRF का, जिसका कि शेयर प्राइस 1 लाख से भी ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। तो देखने से तो यही लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। और एक है JITF इन्फो लॉजिस्टिक लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस 520 है, जो कि लग रहा है कि ठीक ठाक है। पर क्या हो यदि मैं आपसे ये कहूं कि JITF इन्फो लॉजिस्टिक लिमिटेड MRF से 210 गुना ज्यादा महंगा है। क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता है या तो फिर महंगा है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो से डिफाइन होता है, जिसमें MRF का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35 है अप्रोक्सीमेटली जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, और JITF इन्फो लॉजिस्टिक लिमिटेड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7,358 है। इसीलिए JITF इन्फो लॉजिस्टिक लिमिटेड महंगा है एज कम्पेयर टू MRF। तो पहला बात तो ये कि किसी भी कंपनी को उसके स्टॉक प्राइस को देख करके सिर्फ कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। उसके बाद हालांकि इतनी सारी कंपनीज है, उसमें से उस कंपनीज को छांटना है जिसका एनालिसिस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये सब करेंगे कैसे? इसे मैं स्क्रीनिंग मेथड बोलता हूँ, जिसमें कि आपको फिल्टर आउट करना होता है कि कौन कौन से कंपनीज एनालिसिस करने के लायक है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कंपनी का वैल्यूएशन। जनरली मेरे लिए ये लाइन 100 करोड़ की होती है, पर आप यदि बिगिनर्स हो तो थोड़ा और ज्यादा सेफ्टी के लिए इसे 500 करोड़ या 1000 करोड़ तक कर सकते हो। यदि आपके लिए ये लाइन 500 करोड़ की है तो 500 करोड़ से नीचे की जितनी भी कंपनीज है आप उसे बिल्कुल ही साइड लाइन कर दो। अब इतनी सारी कंपनीज को एक एक करके थोड़े देखोगे कि किसका वैल्यूएशन 500 करोड़ से ज्यादा है और किसका उससे कम है। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ फिनोलॉजी टिकर की। टिकर पर जाने के बाद स्क्रीनर सेक्शन में आपको एक कमांड ऑप्शन मिलेगा, जहां पर कमांड टाइप करके स्टॉक को फिल्टर करना होता है। यदि मुझे 500 करोड़ से अधिक मार्केट कैप वाली कंपनीज को फिल्टर करना है तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा M कैप इज ग्रेटर देन 500, और जैसे ही इस कमांड को रन करेंगे तो जितने भी 500 करोड़ से ऊपर की कंपनीज होगी सभी यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाएगी। यहाँ से आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसे ही आउट हो गई है। पर सिर्फ मार्केट कैप ही किसी कंपनी को चुनने के लिए सिर्फ काफी नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट्स एंड सेल्स ग्रोथ। यदि हम किसी कंपनीज से 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम उसका प्रॉफिट्स एंड सेल्स ग्रोथ भी तो 10 से 15% का होना चाहिए। और हाँ, इसे थोड़ा 5 से 3 साल के टाइम पीरियड में देख लीजिएगा, 10% से कम तो होना ही नहीं चाहिए। ये भी स्क्रीनर में आप कमांड डाल करके फिल्टर कर सकते हो। इसके बाद डेट वाले फैक्टर पर आ जाते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होनी चाहिए। मेरे लिए बेसिकली 0.5 से कम ही होता है। आप यदि बिगिनर्स हो तो कोशिश करो कि जिस कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कोई भी डेट ना हो तो और बढ़िया रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि डेट कंपनियों के लिए हमेशा खराब ही होता है। कंपनीज को ग्रो करने के लिए कभी कभी डेट भी जरूरी है, इसीलिए डेट
डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 से 0.5 तक इट्स ओके। फिर आप पीबी रेशियो को भी देख सकते हो, जो कि अगेन 1 से कम ही होना चाहिए तो और बढ़िया रहेगा। आप आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो। बेसिकली आरओई का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने इक्विटी पर, अपने शेयर्स पर कितने % का रिटर्न दे रहा है। आप यदि 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आरओई भी 18% होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो मैंने बताया ही नहीं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी कंपनी का क्वालिटी नहीं बताता है कि कोई स्टॉक्स अच्छा है या तो फिर खराब है, बल्कि पीई तो सिर्फ ये बताता है कि कोई कंपनी अभी ज्यादा सस्ता है या तो फिर महंगा है। इसे मैं जनरली स्टॉक खरीदते टाइम देखता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि ये कुछ बताता ही नहीं है, ये भी बहुत कुछ बताता है कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। पर अलग अलग सेक्टर के लिए पीई अलग अलग होता है, इसलिए ये सेक्टर पर भी डिपेंड करता है। बात ये है कि मैं इस वीडियो में इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा इस फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में ही। और सिर्फ पीई पर ही नहीं, जितने भी फाइनेंशियल रेशियो है उसका क्या इंपोर्टेंस है, कैसे उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस में, हम सभी रेशियो के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे इस सीरीज में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी यदि आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेना, हो सके तो एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए ताकि इंपोर्टेंट पॉइंट को आप लिख सको। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जितना डाटा बता दिया है बस उतना ही होना चाहिए। जैसे मैंने यदि बोला है कि मार्केट कैप 500 करोड़ की होनी चाहिए तो बस पत्थर की लकीर हो गई, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस रेशियोज को आगे पीछे कर सकते हो। अब जब आप इस सभी कमांड को डालोगे तो लगभग 150-200 कंपनीज फिल्टर आउट होकर के बच जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 200 कंपनी यदि फिल्टर होकर बची है तो पूरे 200 के 200 कंपनीज का एनालिसिस करना है, क्योंकि यदि आप 200 कंपनीज का भी एनालिसिस करने लगे तो कई महीने लग जाएंगे, इवन साल भी लग सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप दिन भर रात भर बस एनालिसिस ही करते रहोगे। मतलब सिंपल सी बात है कि इन 200 कंपनीज में भी अभी और कंपनियों को छांटना है। अब इस पे आपका एक आर्ग्यू हो सकता है कि यदि हम इसी तरह से कंपनीज को छांटते रहे तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं बचेगी। तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे इसीलिए तो हम कंपनीज को छांट रहे हैं। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि रिस्क है तो रिस्क है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि आप जितना रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, पर रियल लाइफ में इसका कोई सर पैर नहीं है। आप यदि स्टॉक मार्केट के अंदर हो तो आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना कम से कम रिस्क लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो खुद में ही एक रिस्क है। वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि रिस्क को कैसे कम से कम या तो फिर नहीं के बराबर किया जाए। अब वापस आते हैं काम की बात पर। तो वो जो लगभग 200-250 कंपनीज बच गई थी उसमें से आप देखो कि कौन कौन से कंपनीज को आप जानते हो पहले से, या किस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज करते हो। क्योंकि आप यदि किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसके बारे में आपसे ज्यादा और कौन बता सकता है। जैसे यदि आप कार्स के शौकीन हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि लोग ऑफ रोडिंग के लिए फॉर्च्यूनर क्यों पसंद करते हैं, या किसी सेगमेंट की गाड़ियां ज्यादा क्यों बिकती है। इंडिया में लोग मारुति सुजुकी इतना क्यों खरीदते हैं। और यदि आप ऐसे कंपनीज का एनालिसिस करते हो जिसके बारे में आपको पहले से ही बहुत कुछ पता है, या जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते हो, तो ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना या फिर उसका एनालिसिस करना। तो वैसे कंपनीज का आप एक लिस्ट बना लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर भी छट जाएगी। अब आपके पास एनालिसिस करने लायक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बच गए हैं, पर अभी भी आपके पास 50-60 कंपनीज होगी, तो आप 50-60 कंपनीज में तो इन्वेस्ट करोगे नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो कंपनी बच गई है वो अपने सेगमेंट में कितने दिनों से बिजनेस कर रही है। जब कंपनीज 15, 20, 25 साल से अपने सेक्टर में काम कर रही होती है तो उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, बहुत बुरी स्थिति में भी सर्वाइव किया होता है, तो भविष्य में भी उनके सर्वाइवल के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू उस कंपनी के जो 3, 4, 5 साल पहले खुली है। अब जो कंपनी बच जाती है उसमें से आप देखो कि किसका रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज्यादा बढ़ गया और कभी बहुत ही ज्यादा कम हो गया, लगभग सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए। और ये सब आपको कंपनी के बैलेंस शीट में रेवेन्यू और प्रॉफिट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। इतना करने के बाद भी जो कंपनी बच जाएगी आप देखना कि वो कंपनी किस सेक्टर की है। एफएमसीजी सेक्टर की है, फाइनेंस सेक्टर की है, टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, रियल एस्टेट सेक्टर की है, और जिस भी सेक्टर की वो कंपनीज होगी आप उस सेक्टर का हिस्ट्री, स्टेटस और फ्यूचर क्या हो सकता है उससे थोड़ा सा देख लेना। जैसे यदि हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं तो ये सेक्टर कई दशकों से लगातार स्टेबल ग्रोथ दिखा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि इस सेक्टर का भविष्य खतरे में है। क्योंकि अभी लोग यदि साबुन यूज कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल के बाद या तो फिर 10 साल के बाद लोग उसे यूज करना छोड़ देंगे। ऐसा हो सकता है कि समय के साथ लोग साबुन की जगह कुछ और यूज करना स्टार्ट कर दे, पर ऐसे में ये कंपनीज भी
तो उस सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। जैसे साबुन के जगह लोग फेस पर फेस वॉश यूज करना स्टार्ट करा तो HUL, गोदरेज जैसी कंपनीज ने भी उस सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। वैसे ही आप यदि देखो हॉस्पिटल सेक्टर को, तो 5 साल के बाद लोग बीमार होना तो बंद नहीं हो जाएंगे। आजकल जैसा लोग डाइट ले रहे हैं, हो सकता है कि ये नंबर और ज्यादा बढ़े ही। हॉस्पिटल सेक्टर पर भी कोई खतरा दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि किस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि आप यदि कोई प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको कभी लॉस होगा ही नहीं, पर हाँ, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। यदि आप ऐसे स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो तो ये प्रॉफिट जरूर देगा, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यस बैंक को ही ले लेते हैं, इसका भी फंडामेंटल ठीक था, बस एक गलती के कारण कभी 400 रुपए पर ट्रेड करने वाला यस बैंक अभी 18 से 20 रुपए पर है। और ऐसा तभी होता है जब कंपनीज अपना फाइनेंशियल आपसे छुपाए, जैसा कि यस बैंक ने किया था अपना NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को छिपा करके। पर जनरली बड़ी कंपनी जैसा करती नहीं है, क्योंकि सेबी उस पर नजर रखती है। पर फिर भी आपको अवेयर तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आपके साथ स्कैम ना हो, इसके लिए आप प्लीज मेरी ये वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर कार्ड पर दे दूंगा, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ कैसे स्कैम किए जाते हैं मार्केट में, ताकि आप पहले से ही तैयार रह सके इसके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं समझ सकता हूं कि आप कितने सीरियस हो इन्वेस्टिंग के प्रति। और लास्ट में बस एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरा सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। इस वीडियो में मैंने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बताया है, हो सकता है कि मैं उसमें इन्वेस्टेड हो भी सकता हूं या फिर नहीं भी हो सकता हूं। तो प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एक बार एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा किसी भी कंपनीज में। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट कर दीजिए, ताकि ये और लोगों को रिकमेंड हो सके और वो भी इस वीडियो को देख पाए। और यदि सब्सक्राइब कर लोगे तो इस सीरीज का अगला वीडियो भी आप देख पाओगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।